हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। मैं राहुल चौधरी। आज मैं दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूँ टेंस का 11वां भाग। इससे पहले आप टेंस के बहुत सारे पार्ट पढ़ चुके हैं और टेंस का एक एक पार्ट आपको बताता है एक एक टेंस के बारे में और काफ़ी विस्तार से। तो आपने इससे पहले फ्यूचर टेंस के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। आज मैं आपको एक नए तरीके से, एक नए अंदाज में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये वीडियो आपके सामने रखने जा रहा हूँ और ये बिल्कुल नया होगा आपके लिए। देखते हैं क्या नया है इसमें। तो देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानते हैं, दो चीज़ें। तो इसकी पहचान होती है गा गे गी। इसके वाक्य के अंत में सामान्यतः गा गे गी लगा होता है और अगर किसी वाक्य के अंत में सामान्यतः गा गे गी लगा होगा तो वो क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है लगा हुआ गा गे गी और इसमें हम लोग सीखेंगे इसके अलग अलग भाग और अलग अलग इसके स्ट्रक्चर। तो चलिए सबसे पहले हम अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर में क्या है। तो अफर्मेटिव का इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, यानी शैल ऑब्लिक विल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट, शैल, विल, गिवन, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ हमको दो वर्ब दिखाई दे रहे हैं जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होंगे, जो एक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज होंगे, वह है शैल या विल। तो शैल और विल में से हमको कहाँ किसका इस्तेमाल करना है। तो फर्स्ट पर्सन, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आई और वी जो है आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो इस दोनों के साथ आपको यूज करना है शैल का, ठीक है। और रेस्ट जो बच जाता है, यानी सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो इस सब के साथ आपको यूज करना है किसका, विल का। तो ये इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता कि इसको हम एक बार में समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस है आपका मैं खुश रहूंगा, ठीक है। तो इस पे आप एक बार गौर करते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले क्या है, तो आई हमारा सब्जेक्ट है और आई के साथ हमको क्या लेना है, तो शैल लेना है, ठीक है। हमने यहाँ शैल लिया और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहूंगा, होगा से रहूंगा, तो बी मतलब होना। तो आई शैल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बी हैप्पी, तो आई शैल बी हैप्पी। यहाँ हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा, इसका अनुवाद हो जाएगा। हम लोग भूखे रहेंगे, फिर बी हमारा फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट है, शैल इसके साथ यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी बी, और हंग्री यानी होना। और अब देखिए मैं जाऊंगा, तो आई सब्जेक्ट है, तो आई शैल गो। अब उसके बाद क्या है, राम पढ़ेगा, तो राम विल रीड। तो यहाँ सब्जेक्ट राम चूंकि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ विल और देन रीड। सीता बीमार रहेगी, सीता विल बी इल, रहेगी या होगी, बी मतलब होना होता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है सीता, इसलिए सीता विल बी इल। यहाँ पे आपने स्पष्ट रूप से देखा कि आई और वी जो कि हमारा फर्स्ट पर्सन है, उसके साथ हमने इस्तेमाल किया, क्या इस्तेमाल किया, शैल को यूज किया। और जो रेस्ट बचता है सब्जेक्ट, उसके साथ हमने यूज किया क्या, विल का, ठीक है। तो इसमें कुछ अभी है और जानने के लिए, और वो क्या है जानने के लिए, आइए देखते हैं। तो वो जानने के लिए है कि अगर वाक्य में अवश्य का बोध हो, यानी निश्चितता का बोध हो, डिफिनिटी का बोध हो, तो फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग होगा और अन्य सभी के साथ शैल का प्रयोग है, यानी बिल्कुल इसके उल्टा हो जाएगा। जैसा पहले करते रहे उसके बिल्कुल उलट यहाँ पर है। अब देखिए मैं अवश्य तैयार रहूंगा, अगर रहता मैं तैयार रहूंगा तो आई शैल बी रेडी, लेकिन अगर है मैं अवश्य तैयार रहूंगा तो क्या हो गया, आई विल बी रेडी। और वही अगर देखिए चेंज करते हैं, वे लोग अवश्य उपस्थित रहेंगे, अगर यहाँ पे ये होता कि वे लोग उपस्थित रहेंगे तो क्या होता, दे विल बी प्रेजेंट, लेकिन यहाँ है वे लोग अवश्य उपस्थित रहेंगे तो क्या होगा, दे शैल बी प्रेजेंट। तो इस अंतर को याद रखना बहुत जरूरी है। हालांकि बोलचाल की भाषा में ज्यादातर लोग सिर्फ विल का ही प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है।
लेकिन जब हम लिखते हैं या बना रहे होते हैं तो ये किसी वाक्य का अनुवाद कर रहे होते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है। चलिए अब हम देखते हैं इसके निगेटिव सेंटेंसेस की ओर। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस बी1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और उसी चीज को अगर हम, जो हमारा एक्सिलरी वर्ब है शैल नॉट, तो शैल नॉट को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो शांट या वांट के रूप में यूज कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, आप अपना काम नहीं करेंगे तो यू विल नॉट डू योर वर्क, और हम लोग परीक्षा नहीं देंगे तो वी शैल नॉट अपीयर एट द एग्जामिनेशन। और विल नॉट की जगह पे वांट और शैल नॉट की जगह पे शांट का प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे बताया है, तो क्या है, वी शांट अपीयर एट द एग्जामिनेशन, यू वांट डू योर वर्क, ऐसे हम इसको यूज कर सकते हैं। और बोलते समय तो खास तौर से ऐसे ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अब है मैं तैयार नहीं रहूंगा, तो सब्जेक्ट हमारा आई है, आई के साथ हमको क्या यूज करना है, सेल को यूज करना है। और फिर नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो बी रेडी। ठीक है, वह महान नहीं होगा, ही विल नॉट बी ग्रेट, यानी ही सब्जेक्ट है, विल जो एक्सिलरी वर्ब है, देन नॉट यानी वांट भी आप यूज कर सकते हैं, और बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, देन ग्रेट। सीता परेशान नहीं रहेगी, सीता विल नॉट बी ट्रबल्ड, तो फिर विल नॉट की जगह पे आप वांट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस के बाद हम आते हैं यस नो क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी यस नो क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन बनाने के लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है शैल विल सब्जेक्ट वी1 ऑब्जेक्ट। क्या होता है, शैल विल सब्जेक्ट वी1 ऑब्जेक्ट। और अगर उसी के निगेटिव में हमको जाना होगा तो शैल विल देन सब्जेक्ट देन नॉट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या राम तैयार रहेगा, विल राम बी रेडी। और क्या मैं परेशान रहूंगा, तो शैल आई बी ट्रबल्ड। अब देख लीजिए, क्या वे लोग भूखे रहेंगे, विल दे बी हंग्री। क्या हम लोग गाना गाएंगे, शैल वी बी सिंग अ सॉन्ग। क्या तुम अंग्रेजी पढ़ोगे, विल यू रीड इंग्लिश। क्या शिक्षक आज पढ़ाएंगे, विल द टीचर टीच टुडे। और क्या तुम नहीं जाओगे, अब नॉट यूज करना तो विल यू नॉट गो। और अगर इसी को हमको लिखना होता तो वांट यू गो, ऐसे करके भी हम बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। विल नॉट की जगह पे वांट को यूज कर सकते हैं, और शैल नॉट की जगह पे शांट का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या मैं स्वस्थ नहीं रहूंगा, तो शैल आई नॉट बी प्रेजेंट, और शांट आई बी प्रेजेंट का भी हम यूज यहाँ पे कर सकते हैं। अब है क्या सीता बीमार नहीं रहेगी, विल सीता नॉट बी इल। या वांट सीता बी इल भी हम यूज कर सकते हैं। तो वो भी हमारा, और खास तौर से बोलने के लिए हम वैसे ही इस्तेमाल करते हैं। क्या वे लोग उपस्थित नहीं रहेंगे, विल दे नॉट बी प्रेजेंट। और वांट दे बी प्रेजेंट, तो ऐसे भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार से क्लियर हो जाता है क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और फिर अब हम आते हैं हु एज अ सब्जेक्ट। कभी कभी वाक्य का जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो हु होता है, तो इस कंडीशन में हम यूज करेंगे हु विल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो कौन तुमको पढ़ाएगा, हु विल टीच यू। और कौन दिल्ली जाएगा, तो हु विल गो टू पटना। ठीक है, और हु के साथ हमेशा हमको क्या यूज करना है, विल ही यूज करना है, शैल को यूज नहीं करना है। ठीक है, तो हमेशा हम इसको याद रखेंगे। और अब इसके बाद बचता है हमारे पास WH सेंटेंस। तो WH प्लस शैल ऑब्लिक विल सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, WH प्लस शैल ऑब्लिक विल सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो वे लोग क्यों उपस्थित रहेंगे। अब क्यों जो है वो WH सेंटेंस वर्ड है, ये हम जानते हैं। तो वाई विल दे बी, हाँ सॉरी, वाई विल दे बी प्रेजेंट, यहाँ पे एक एरर है, इसको आप ठीक कर लेंगे। ठीक है, वाई विल दे बी प्रेजेंट, यहाँ विल दोबारा नहीं होगा, बी होगा। ठीक है, बी होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और राम क्यों थका रहेगा, तो वाई विल राम बी टायर्ड। ठीक है, वाई विल राम बी टायर्ड। तो तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू। राम कैसे पढ़ेगा, हाउ विल राम रीड। मैं क्यों बीमार रहूंगा, वाई शैल आई बी इल। ठीक है, तो राम क्यों थका नहीं रहेगा, इसमें नॉट यूज करते हैं, तो वाई विल राम नॉट बी टायर्ड। और अगर हम विल नॉट
की जगह पे want यूज करते हैं, तो why want Ram be tired? तुम डॉक्टर क्यों नहीं बनोगे? Why will you not be a doctor? Why will you not be a doctor की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? तो why want you be a doctor? राम इस वर्ष परीक्षा क्यों नहीं देगा? Why will Ram not appear at the examination this year? There is also an error. तो यहाँ भी आपको देखना है, अब ये आपको खुद से सुधार करना होगा अपने नोटबुक में। Why will Ram not appear at the examination this year? इस वर्ष लगा हुआ है, इसलिए this year का लगाना यहाँ पे जरूरी है। तो ये टाइपिंग एरर यहाँ पे रह गया है। तो इसमें 3 टाइपिंग एरर आपको दिख रहा है। एक तो पहले सेंटेंस में why will they be present होगा, दूसरे सेंटेंस में why will Ram be tired होगा, और राम इस वर्ष परीक्षा क्यों नहीं देगा, तो why will Ram not appear at the examination this year। ठीक है, और will not की जगह पे अगर want यूज करें तो why want Ram not appear at the exam, why want Ram appear at the examination this year, why want Ram appear at the examination this year, ऐसे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और तुम पटना क्यों नहीं जाओगे, तो why will you not go to पटना, या why want you go to पटना। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त होता है। इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा है, पास्ट टेंस के बारे में पढ़ा है, और आज हमने पढ़ा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट पास्ट हमारा समाप्त हो चुका है पहले, फ्यूचर इंडेफिनिट ये है हमारा। और अब अगर हम बात करें तो अब और हम लोगों को 3 पार्ट इसके पढ़ने हैं, और अगले 3 पार्ट में हमारा टेंस जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब तक आपने जो पढ़ा है उसका अभ्यास करते रहें, और किसी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। हमारा अभ्यास बहुत ज़रूरी है, अगर अभ्यास करना हम छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से पिछड़ जाएंगे। तो इसमें हमारे 3 सेंटेंस में एरर है, टाइपिंग एरर है, जिसको सुधार कर लेना है, और वो सुधार तो वही बच्चे कर पाएंगे जो ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे होंगे। तो आइए अब हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।